साउंड चेक। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जैसा मैं सोच रहा था कि अच्छे अच्छे टीचर्स आएंगे, नए नए टीचर्स आएंगे, आपको अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएंगे, वैसा सब कुछ ठीक चल रहा है? जैसा मैंने सोचा था, है ना, वैसा मैं कर रहा हूँ और उस पर लगातार इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये व्हाइट बोर्ड की, और बहुत जल्द ही इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते मतलब सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्दी ये व्हाइट बोर्ड हम डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा और एफर्ट्स करिए और लोगों को बताइए। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव और समष्टियां, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी। देखो, पढ़ाई ना बोरिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। कभी भी जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब ये है कि यार कहीं मजा आ जाए। टीचर जब पढ़ाने आए ना, तो लगे कि यार आज कुछ ये पढ़ाने आया है, आज कुछ ये समझाने आया है। ये ना लगे कि ऐसे एक कॉपी पेन लेकर के आ जाए ऐसे, हाँ तो लिखो, चलो लिखो, जीव होते हैं, तापमान में रहते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि टीचर आए, लड़कों में एक एनर्जी आ जाए कि वाओ, आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो आपका भाई आ गया है। अब आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 13, बायोलॉजी क्लास 12। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12 का अध्याय 13 जो कि चल रहा था जीव और समष्टियां, इसके अपन लोगों ने भाग 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा भाग 4, जीव और समष्टियां। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने भाग 3 में पीछे कंप्लीट क्या किया, ये देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तापमान के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा था? तापमान के बारे में। देखिए, ये तापमान हम पढ़ रहे थे पर्यावरणीय अजैविक कारक के बारे में, अजैविक पर्यावरणीय कारक के बारे में। और ये कारक हमने देखा कि 4 प्रकार के होते हैं। सॉरी, पहला होता है हमारा तापमान, दूसरा होता है जल, प्रकाश और मृदा। तो हमने भाग 3 में तापमान के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिया। यदि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छा, और यदि आप फ्यूचर में नीट के बारे में सोच रहे हैं तो अब प्रॉपरली हम लोग नीट लेवल से ही आपको स्टैंड करवाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे। ओके, चलिए अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं जल के बारे में, और फिर अपन लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग मृदा के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और टोटल आपको बता दें, हम लोग टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो अब आप एनसीईआरटी देखिए, आप इंडिया में रहते हैं, और आपको पता है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, वो किसकी डिमांड करता है? वो डिमांड करता है एनसीईआरटी की। ठीक है, और हम आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। आप बुक लेकर के देख लीजिए, बुक लेकर के खोल लीजिए, पूरी स्लाइड एनसीईआरटी की लेकर के उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, यदि आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है तो आप बिल्कुल आइए, पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या कैसे है। जल, वाटर, है ना। इसके पहले अपन लोगों ने पढ़ा था तापमान के बारे में। किसके बारे में? तापमान के बारे में, यानी कि टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जल क्या है, जल के बारे में अपन लोग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आपको बता दें, सॉरी, देखिए, जो जल होता है, तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जल है। ठीक है, क्या है? जल है। यानी कि आप लोगों की डिफिनीशन लिख सकते हैं कि तापमान के बाद जीवों के, ठीक है, जीवों के जीवन को, ठीक है, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला, ठीक है, जिस जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला कारक, या लिख सकते हैं महत्वपूर्ण कारक या महत्वपूर्ण घटक जल है। ठीक है, अच्छा आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, क्या बिना जल के जीवन संभव है? अगर मैंने कह दिया कि आपको 10 दिन पानी नहीं पीना है तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? यदि आपके घर में कोई और भी है, उसको बोल दो पानी ना पियो, तो क्या जीवन संभव है?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये नोट एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोट करते करते चलो। अब हमें ये पता है, हम आसमान से ऐसे पृथ्वी को देख रहे हैं ऐसे, अरे पृथ्वी तो नीली दिखाई दे रही है, ये है हमारी अर्थ। क्या है? अर्थ, पृथ्वी। अब तुम यहां ये खड़े हो, ठीक है, ये क्या है? ये यहां पे है वायुमन का परिंदा, ठीक है। अपने नाम के आगे ना परिंदा लगा लो, याद रखना, वायुमन परिंदा। इधर से देख रहा है बेटा अर्थ को, ये देख रहा है, कह रहा अरे सर जी देखो, अरे भैया देख लो, कहीं कहीं पे पृथ्वी, मतलब ऊपर से पृथ्वी अर्थ नीली दिखाई पड़ रही है। ओह माय गॉड, नीली दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में हमने देख लिया कि इसका मतलब नीली देख रहा है। अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान रहा हूं, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं मानता। मैं ऊपर, मुझको ऊपर ले चलो, मैं देखूंगा, अगर नीली होगी तो बोलूंगा, अब नीली नहीं होगी तो कैसे बोल दूंगा? अब ऊपर देखने के बाद मुझको व्हाइट व्हाइट दिखे तो मैं क्या नीली बोल दूंगा? कभी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा व्हाइट है ना। तो देखो, वायुमन परिंदा गया उधर, देखा, बोला देखा नीली है, अच्छा जी नीली है, आ जाओ, देखा पृथ्वी नीली है, हमने बोल दिया नीली है। देखते पृथ्वी नीली किस कारण से होती है, आपको पता है? क्योंकि पृथ्वी में जोड़ लेना 70% जल पाया जाता है और 30% ही स्थल पाया जाता है। इस बात को इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो। ठीक है, सॉरी, ये देखो, ये है हमारा 70%। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा 70%, जिसमें क्या पाया गया? 70%, जिसमें कि हमारा जल पाया गया। और ये है अपन लोगों का 30%। ठीक है, ये क्या है? ये है 30%, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्थल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जल के मतलब बीच में ही स्थल है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, ऐसा ना समझ लेना कि एक तरफ जल है और पूरी तरफ स्थल, स्थल बीच बीच में। तो मान्यता बताया जाता है कि 70.8% जल पाया जाता है और 29.2% स्थल पाया जाता है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो देखना चाहें तो नीट के लेवल से। ठीक है, 70.8% जल पाया जाता है, 29.2% स्थल पाया जाता है। ये एग्जैक्ट रेशियो है आपका नीट लेवल का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हमें पता चल गया कि 70% जल और 30% स्थल पाया जाता है। कौन देखा? वायुमन के परिंदे ने देखा। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमने देखा कि जो यहां पे 70% जल पाया जा रहा है ना, ये जल कितना परसेंट है? ये जल है 70% जल। अब इस 70 को अपन लोग 100% के हिसाब से मान के चलते हैं। ठीक है, जब इस 70 को 100% के हिसाब से मान के चलेंगे कि हमारे पृथ्वी में 100% जल पाया गया, उसमें से कितना पीने योग्य है और कितना समुद्र है, तो 97.5%। ठीक है, 97.5% आपका समुद्री जल है। अब बताओ, यानी कि इस 70% जल में तुम 97% ऐसा समुद्र वाटर है जिसको तो तुम पी ही नहीं सकते। ठीक है, और जो बचा जल है 2.5%, ये है हमारा स्वच्छ जल। इस जल को हम लोग कह सकते हैं कि इस जल को हम लोग पी सकते हैं। और समुद्री वाटर, मैराइन वाटर, सी वाटर को बताओ पी सकते हो? कोई काम का नहीं। समुद्री वाटर नमक बनाने के काम में आता है, जब पनीर बनाओ, अंडा बनाओ तो उसमें डाल दो, है ना? बताओ, नॉनवेज खाते हो तो उसमें भी डाल दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये रेशियो आपको क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? समझिएगा। क्या समझ रहे हैं? सॉरी, 70% जल है और यदि हम इस 70% को 100% मान रहे हैं तो 95.5% समुद्री जल है और 2.5% स्वच्छ जल है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि ये 2.5% स्वच्छ जल यानी कि पीने योग्य पानी कितना है? 2.5%, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल कम। अब इसमें भी देखना कि ये जल किस प्रकार से है। इस जल का 2.5% का
78% जो वो है बर्फ के रूप में। बताइए, आपने पृथ्वी पर ग्लेशियर देखा है? ग्लेशियर देखा है, वही बर्फ के रूप में। और देखो 20% जल क्या है? भूजल है। ठीक है, ये क्या हो गया? एग्जैक्ट। ठीक है, 20% क्या है? 20% हमारा भूजल है। और क्या देखा कि 78% क्या है? 78% है हमारा बर्फ के रूप में है। ठीक है, ग्लेशियर देख रहे हो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। और 20% भूजल है, यानी कि जो जमीनी स्तर से निकाला जाता है, बोर किया जाता है। ठीक है, बोर करके फिर सुबह सुबह उठते हो तुम लोग, बोर की बटन दबाते हो, ऐसे निकाल लेते हो पानी, ऐसे नहा लगा के नहाते रहते हो। सोचो 20% किसका? 2.5% का 20% जल भूजल है। और देख लो 0.8% नदी और तालाब में है इसका। ठीक है, 0.8% नदी है और तालाब है। सिर्फ इतना ही पीने योग्य पानी है। ठीक है, सिर्फ यही पानी आपके पीने योग्य है। बर्फ को पी सकते हो? नहीं पी सकते। यही 20%, 0.8% ही तुम लोग पी सकते हो। नदी और तालाब का पहले पानी पिया जाता था। ठीक है, और क्या है? 0.4% मृदा जल है। ठीक है, जो मृदा जो होती है, मिट्टी होती है, उसमें जो जल पाया जाता है वो 0.4% मृदा जल पाया जाता है। और 0.13%, ठीक है, क्या है? 0.13% वाष्पीकृत जल है, जो वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो ये रेशियो याद रखना, ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर समझने वाली बात है, और यहाँ पर आप लोग इन सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सोचो यार, क्या मतलब, क्या गजब की चीज़ें हैं, है ना? जब इन चीज़ों को पढ़ोगे तभी तो समझ पाओगे। अब यदि इन चीज़ों को पढ़ोगे नहीं तो कहाँ समझ पाओगे, बताओ, है ना? चलिए अब देखते हैं, जो जल होता है, जल में आपको पता है लवण पाए जाते हैं, खनिज आयन पाए जाते हैं, रासायनिक घटक पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, हमें पता है। बताइए, आप लिख लीजिए जल। जल में लिखिए कि खनिज लवण पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, खनिज आयन पाए जाते हैं और रासायनिक घटक पाए जाते हैं। ठीक है, जल में सारी चीजें पाए जाते हैं। अब एक चीज लिखिए, लवण सांद्रता लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे आपको? लवण सांद्रता। ओके, लवण सांद्रता यानी कि जल है, जल कैसा होता है? समुद्री जल देख लो 97% है, इसलिए लवण सांद्रता देखा जाता है। ठीक है, लवण सांद्रता क्या होता है? लवण सांद्रता मापा किससे जाता है? तो लवण सांद्रता मापा जाता है पीपीटी से। किससे मापा जाता है? पीपीटी से। मैं इंक डाल लेता हूं, है ना, पीपीटी से। पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, पीपीटी। ठीक है, पीपीटी से इस चीज को मापा जाता है। अभी आपके एनसीईआरटी में यह चीज नोट किया गया है। ठीक है, लिख लेना, पार्ट्स पर ट्रिलियंस। ठीक है, पीपीटी। जो लवण सांद्रता होता है, लवण सांद्रता को मापने की इकाई होती है पीपीटी, जिसको अपन लोग बोलते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, ठीक है, चलिए, लवण सांद्रता मतलब क्या होता है कि जो जल होता है, जल में देखा जाता है इसमें कितनी ज्यादा मात्रा में लवण पाए जाते हैं। इस जल को अपन लोग पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, इसका पीपीटी रेशियो कितना है, इसमें कितने खनिज पदार्थ है, इसमें कितने प्रकार के लवण पाए गए हैं, ये सारी चीजें लवण सांद्रता में यानी कि पीपीटी में देखा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जो हमारे अति लवणीय लवण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? अति लवणीय लवणों, जो बहुत ज्यादा लवण पानी में रहते हैं, बहुत ज्यादा साल्टी वाटर में रहते हैं, उनका पीपीटी क्या होता है? उनका 100 से अधिक पीपीटी होता है। उनका पीपीटी कितना होता है? 100 से अधिक पीपीटी
ठीक है, उनका पीपीटी 100 से अधिक होता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने कॉपी में लिखते जाओ। नंबर 1 है, छोटा लिख रहा होगा तो कैमरा इतना फोकस कर रहा होगा, ठीक है, और नहीं कर रहा है तो आप लोग इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आप लोग 360p पे देख रहे होंगे, इसको आप 720p पे कर लीजिए या फिर 1080p पे आप इस वीडियो को कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा समुद्री जल। जो समुद्री जल होता है उसका पीपीटी कितना होता है? तो बच्चे जो समुद्री जल होता है उसका पीपीटी होता है 30 से 35 पीपीटी, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो आरओ वाली मशीन लगाने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसको एक जल में डालते हैं ऐसे करके, फिर देखते हैं, फिर वो बता देता है 15 पीपीटी 20 पीपीटी, फिर बताते हैं, वही पीपीटी को देख करके बताते हैं कि आपका पानी पीने योग्य कितना है कितना नहीं है, ठीक है। एक बार की बात है, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे आसपास के एरिया में आरओ वाले आए थे, केंट वाले, कुछ प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने मंगाया कि सर आप अपने घर का पानी दीजिए, हम आपको बताते हैं कि आपका पानी स्वच्छ है, पीने योग्य है कि नहीं। अपन लोगों ने निकाला, देखा तो बता रहे थे 10-12 पीपीटी है। आप खुद ही देख लीजिए, 10-12 पीपीटी के अप्रॉक्सीमेट बता रहे थे। उन्हें लगा ये समझ ही नहीं पाएगा पीपीटी क्या होता है ना। 10-12 पीपीटी बताएं कि सर थोड़ा सा पानी आपके यहाँ का खराब है, आप लोग आरओ वो करवा लीजिए। हम कहे ठीक है, हम करवाते हैं, लेकिन हमने उनको टंकी का पानी ही दे दिया था, ठीक है, फिल्टर का पानी नहीं दिया था, है ना। तो चलिए ठीक है, तो क्या हुआ कि जो समुद्री जल है उसका पीपीटी होता है 30 to 35 पीपीटी होता है समुद्री जल का, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चे? चलिए आगे देखें। आगे आता है जो जमीन के अंदर पानी है, ठीक है। क्या पानी है? एक पानी होता है हमारा जमीन के अंदर। जो जमीन के अंदर पानी होता है उसका बच्चे 5 से कम पीपीटी होता है, ठीक है। 30 से 35 पीपीटी होता है समुद्री वाटर का, और 5 से कम पीपीटी होता है पीने योग्य पानी। जमीन के अंदर का जो पानी होता है उसका पीपीटी कितना होता है? 5 से कम, और उसी जमीन के अंदर के पानी को अपन लोग पीते हैं, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं? उसी जमीन के अंदर के पानी को अपन लोग पीते हैं, ठीक है। खुश हो गए? अब खुश हो गए? अरे तुम ही लोग बस नहीं पीते भाई साहब, मैं भी पीता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आता है हमारा लवण सहिष्णुता। हेडिंग करेंगे आप लोग, लवण सहिष्णुता। लवण सहिष्णुता में सिर्फ आपको 2 चीजें पढ़ना है। 2 चीजें क्या है? पहला है आपका यूरी हेलाइन, ठीक है, यूरी हेलाइन। पहला आता है हमारा यूरी हेलाइन और दूसरा है स्टीनो हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, ठीक है। यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन हिंदी में बोलते हैं प्रथु लवणी, इसको बोलते हैं तनु लवणी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथु लवणी और इसको बोलते हैं तनु लवणी, ठीक है। लिख लीजिए यूरी हेलाइन, ठीक है, यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसको हिंदी से लिखा गया है स्टीनो हेलाइन, यूरी हेलाइन, ठीक है। अब ये दे दिया गया भैया, अब आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पूछ लिया गया यूरी हेलाइन क्या होता है, सिर्फ 2 नंबर में बताओ। अगर ये चीजें पता होंगी लिख दोगे। यूरी हेलाइन क्या होता है? प्रथु लवणीय। प्रथु का अर्थ होता है, क्या होता है? देखिए, प्रथु का मतलब होता है अधिक। प्रथु मतलब समझ लो, प्रथु मतलब मतलब देखो, प्रा होता है, प्रथु। प्रथु का मतलब बड़ा मान लो, अधिक। तो इसका डिफिनीशन है ऐसे जीव जो अधिक लवण में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रथु लवणी यानी कि अधिक लवण। ऐसे जीव जो अधिक लवण में पाए जाते हैं उसको प्रथु लवणी या फिर यूरेहेलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेहेलाइन। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारा हिल्सा और साल्मोन, ठीक है। क्या हो गया? हिल्सा और साल्मेन, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रथु लवणी, ठीक है, प्रथु लवणी। तनु का मतलब क्या होता है? कम होता है। स्टीनो हेलाइन मतलब तनु मतलब कम। तो ऐसे जीव जो कम लवण में पाए जाते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे आप लोग? लिख लीजिए मेरे साथ तनु लवणी के बारे में कि कम लवणता में रहने वाले जीव को
तनु लवणी कहते हैं कि जो ऐसे जीव होते हैं जो कम लवण में पाए जाते हैं उनको तनु लवणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा एक ईल मछली होती है, लिख लीजिएगा, इस मछली को गूगल करिएगा, देखने को मिलेगी, और ये बड्डा सा मछली होती है। कितना सा? बड्डा सा ईल मछली, ठीक है, ये काफी बड़ी मछली होती है। ये क्या होती है? ये तनु लवणी होती है। ये कम लवण वाले पानी में, कम लवण वाले वाटर में ये पाई जाती है। ठीक है, चलो यहां तक अपना लिखो अपने कॉपी में, तुरंत सभी लोग नोट डाउन कर ले, तुरंत जल्दी से कर लो यार। जल के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला, बताओ, काफी कुछ सीखने को मिला ना? बच्चों को बता सकते हो एक चीज यहाँ पे सबसे अच्छी चीज सीखने को मिल गई, पीपीटी। पीपीटी क्या होती है? पीपीटी। वो मशीनियाँ लोगे ना, ऐसे वाटर डालोगे, ऐसे डालोगे, फिर बताएगा 25 पीपीटी, 11 पीपीटी, 5 पीपीटी। उसको उसमें उस मशीनिया में ना आरओ वाला पानी डाल दो, ऐसे चुंग 15 पीपीटी। देखा, अबे तेरी मशीन गलत बता रही है बॉस, ये आरओ का पानी था। फिर चेक किया 2 पीपीटी, है ना। यानी कि हमें पता है कि जो 5 से कम पीपीटी जिसका होता है वही पानी पीने योग्य होता है। ठीक है, समझ गए? यूरे हेलाइन क्या होता है, स्टीनो हेलाइन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन केवल जल से ही संभव है क्योंकि, बताइए, नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जीवन केवल जल से संभव है क्योंकि, लिख लीजिए, जीवन केवल जल से संभव है क्योंकि 90% जीवद्रव्य जल से निर्माण होता है। बताइए, जीवद्रव्य में क्या होता है? जीवद्रव्य में 90% जो जीवद्रव्य होता है वो किससे निर्माण होता है? 90% जीवद्रव्य हमारा जल से निर्माण होता है। फिर सेकंड लिखिए कि शरीर में पोषक तत्वों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। जो फ्लूइड होता है, रक्त होता है, उसी के द्वारा होता है, लसिकाणु के द्वारा होता है। फिर लिखिए पसीने और वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है। बताइए, जो पसीना होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है उससे जल की हानि होती है, लेकिन शरीर में तापमान बनाए रखने में सहायता करता है। कौन करता है? जल करता है। बताइए, क्लियर है कि नहीं? देखिए, यहां पर आपको कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट लग रहे होंगे इसको पढ़ समझने में। ठीक है, एनसीईआरटी आपका इसको 5 मिनट में खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखना, 20 मिनट तुमने पढ़ लिया, रिफरेंस व्याख्या किससे पढ़ा? बायोमन से। अब बचा 5 मिनट। 5 मिनट में देखो एनसीईआरटी स्लाइड दिखा देते हैं। चलिए एनसीईआरटी स्लाइड दीजिए, देखिए उसमें लिखा हुआ है जल। ओके, एक सेकंड ना, चेक हो रहा है। हमारी स्लाइड पास में रखा करिए ना आप लोग। मिली? चलिए, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब आपको एक एनसीईआरटी स्लाइड दिख रही होगी, वहां पर लिखा गया है जल, और वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं ही पढ़ देता हूं कि तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक क्या है? जल है। मैंने समझा दिया। देखा एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? फिर लिखता है कि वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी से ही जन्मा था। बताइए, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो कैसे हुई थी? पहले हम लोग स्थल पे थोड़ी ना रहते थे। पहले जो छोटे छोटे जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, वो कहाँ पे थे? जल में थे। यानी कि जल से ही जीवन का विकास हुआ है। अगर जल ना होता तो जीव ना होता, जीव ना होता तो हम ना होते, हम ना होते तो तुम लोगों को पढ़ाता ही नहीं। अरे पगले, तुम भी नहीं होते, है ना। चलिए समझा करो थोड़ा सा। ठीक है, यह बिना पानी, ये क्या बोल रहा है कि वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी से ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप से इसका प्रतिलापन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि बिना जल से इसका मतलब आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखिए मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलता के कारण ही जीव का वहां रहना संभव है। ठीक है, मरुस्थल में भी जल है, ऐसा नहीं है कि मरुस्थल में पनिया नहीं है, जल है, लेकिन वहां पे अनुकूलन की वजह से, वहां पर जो जीव अनुकूलित हो गया उसकी वजह से ये संभव है। ठीक है, कहां थे हम लोग? हाँ, अंडरलाइन है। फिर इसके नीचे आइए, पादपों की उत्पादकता, जो पादप होते हैं उसमें क्या डालते हैं? जल डालते हैं। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ठीक है, पादप
जो होते हैं पेड़ लगाते हैं तो क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुमने पेड़ लगाया और उसमें तुमने क्या डाला, उसमें तुमने डीजल डाला, 2 लीटर गए डीजल खरीद लिया तुरंत डाल दिए, ऐसा तो है नहीं, है ना। यानी कि जल 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 मतलब जल ही जीवन है। बताओ, पेट्रोल डीजल जीवन है क्या? कभी नहीं जीवन है। पेट्रोल डीजल बिकता है 80 रुपए का, जल बिकता है 20 रुपए का लीटर 80 नहीं 100 रुपए पहुंच गया है ना। जब मैं अपनी बुलेट में तेल डलवाता हूँ तब मुझे पता चलता है, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं जाता ही नहीं हूँ बच्चे, है ना। जहाँ भी जाना है अपने कार से जाओ, जाना है तो, और नहीं है तो भाई पैदल जाओ बच के, है ना, क्योंकि इंडिया यार किधर से भी कोई आके ठोक के चला जाए, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे तुम लोगों से मजाक करता हूँ तो कोई सीरियस मत होना, है ना। देखो जब तुम सीरियस हो जाओगे ना तो तुम पढ़ने में ना तुम मन नहीं लगेगा, ये सीरियस नहीं होना है, मजाक मजाक में पढ़ डालो सब चीजें, ठीक है। चलिए फिर आता है नेक्स्ट। आप सोचते होंगे, वाह 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 भैया, तुम लोग भी सोचते होंगे, आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीव को जल संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन यह सच नहीं है। तुम लोग सोचते होगे भैया कि यार हम जैसे गए पानी में, हम पानी में गए तो क्या होता है, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो बड़ा वो होता है कि यार बाहर निकालो बाहर निकालो, तो सोचते हो कि यार मछली कैसे पानी में रह लेती, यार मगर मच्छुआ कैसे पानी में से घुसा रहता है, और यार मिठकुआ कैसे घुसा रहता है, अरे यार बड़ी बड़ी व्हेल मछली, ईल मछली, ये सब चीजें कैसे पानी में घुसी रहती हैं। तो बच्चे वो उनका वास स्थान है, वो वहीं पे रहेंगी, उनको बाहर निकाल के रख दो मर जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी लिख रहा है, अंडरलाइन है कि जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, ठीक है, क्या बोलता है कि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीवों के लिए जो जल की गुणता होती है या गुणवत्ता होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी देख रखा है कि जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, ठीक है, जल की गुणता इसमें दे रखा है, रासायनिक संगठन पीएच महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि कोई जलीय जीव है आप उसको गंदे पानी में रख दो जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। जल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उसका पीपीटी अच्छा होना चाहिए और उसका पीएच भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल है तो उसमें एसिड डाल के उसको जीव को रख दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी साफ से लिख रखा है कि जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता रासायनिक संगठन पीएच महत्वपूर्ण होता है। फिर आया लवण की सांद्रता, लवण सांद्रता पढ़ा ना पीपीटी। देखो लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग के लवणता के रूप में मापी गई है, प्रति 1000 भाग के लवणता के रूप में, इसी को बोलते हैं पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है, मापी गई है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, अंतः स्थलीय जल में 5 से कम, जो जल अंतः स्थलीय है, भूजल है, वो क्या होता है, उसकी लवण सांद्रता 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और कुछ अति लवणों लगूनों में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लवण जल में रहते हैं, बहुत ज्यादा लवणी में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे साल्ट रहता है, तो उनका वो कितना होता है, पीपीटी 100 से अधिक होता है, लिख रखा मैंने यहाँ पे 100 से अधिक पीपीटी, ठीक है, देख लो एनसीईआरटी 5 मिनट में खत्म कर रही है, होता है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, कुछ जीव होते हैं वो लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं। जैसे हमें समुद्र में ले जाओ तो क्या हम लोग जी पाएंगे, बताओ, हमें समुद्र में डाल दो, बोल दो खारा पानी पियो, तो बताओ, ठीक है, वो लोग सहनशील होते हैं। फिर आता है देखिए प्रथु लवणी, यूरोहेलाइन, फिर अंडरलाइन है नीचे तनु लवणी, स्टीनोहेलाइन, ठीक है, देख लो, बता दिया ना। चलो स्लाइड खत्म आपकी, ठीक है, बताओ प्रथु लवणी, स्टीनोहेलाइन, तनु लवणी, ठीक है, प्रथु लवणी, यूरोहेलाइन और तनु लवणी, स्टीनोहेलाइन। यहां तक आपका क्लियर हो गया, यानी कि अब आप लोग जल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हम आपको यहीं पर बताते चले, आप लोग भूल जाते हो कि एक हमारा दूसरा चैनल भी है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। तो आप लोग जाइए उस चैनल पर, मोटिवेशनल वीडियोस को लगातार देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत आती तो आप लोग कमेंट करके नीचे बता दीजिए, हम उस पर मोटिवेशनल वीडियोस बना करके आपको इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। और यदि आप लोग बायो अमन की एक्टिविटी देखना चाहते हो ना, कैसा है ये बंदा, क्या करता है, तो क्या करने के लिए जो हमारा जो चैनल है, एक चैनल और है, उस चैनल का नाम है बायो अमन व्लॉग्स। उस चैनल पर हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं और हम लोग दिखाते हैं कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ दिखाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों चैनल पर जाएंगे और इन दोनों चैनल के वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब हम इसको सफा कर देते, इसको क्लीन करके हम लोग पढ़ते हैं अब प्रकाश के बारे में, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब आपका कंप्लीट हो चुका है, जो हम लोग पढ़ रहे थे तापमान हमने पढ़ लिया है, जल हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यदि आपको लगता होगा कि यार ये बोरिंग सब्जेक्ट है ये वो, तो एक बार सोचो जल किसके बारे में पढ़ रहे हो, जो तुम 24 घंटे यूज कर रहे हो। तापमान टेम्परेचर किसका, जो 24 घंटे यूज कर रहे हो। प्रकाश, प्रकाश का भी तुम यूज करते हो। कैसे, कपड़े सुखाते हो, पौधे खाना बनाते हैं, फिर उस खाना को तुम लोग खा लेते हो। बताओ करते हो कि नहीं करते, बताइए। ये चीजें ना हमारी डेली लाइफ के यूजेस में हैं। ठीक है, और ये चीजें एनसीईआरटी लिख रखा है, तो इसलिए हमको एनसीईआरटी की एक एक स्लाइड को, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमें पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, फाइनली अभी तक थोड़ा सा हम लोगों में नेट लगने का लेट था। ठीक है, अब कल शाम को ही नेट लग चुका है ना। अब तो वीडियो आपके लगातार पब्लिश हो रहे होंगे, है ना, और आपके जो नए टीचर्स हैं वो नए टीचर्स भी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि कल शाम को लगा ये वीडियो आपको 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा। ये मत सोच रहे कभी कल ही लगा है ना। ये कई लेक्चर आगे चल रहे हैं हम लोग। चलिए अब आता है हमारा प्रकाश। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है बच्चे, देखिए दुनिया में ना अगर किसी भी चीज को आप फतेह करना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप जीतना चाहते हैं ना, तो आप एजुकेशन के बल पर एक लीगली तरीके से आप किसी भी चीज को फतेह कर सकते हैं, किसी भी चीज को जीत सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास एजुकेशन की कमी है तो आप सभी चीजों को हार भी सकते हैं। आई गारंटीड, आई रिपीटेड, यदि आपके पास एजुकेशन की कमी है तो आप हार भी सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, फिजिक्स में है भैया, प्रकाश वो होता है जो स्वयं दिखता नहीं और दूसरी वस्तुओं को दिखा देता है, प्रकाश कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो इस स्टूडियो में लाइट जल रही है, मुझको दिखा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रकाश है यहाँ पे। ऐसे होता है, चलो ठीक है मान लिया ऐसे होता है, लेकिन ये होता है फिजिक्स में। ठीक है अब आपको पता है कि जो प्रकाश है इसका स्रोत क्या है, इसका मुख्य घटक क्या है पृथ्वी पर। तो प्रकाश का पृथ्वी पर मुख्य घटक है सूर्य। क्या है, सूर्य। और इस सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, इस सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी पर। आपको बता दें कि ये जो सूर्य है ये जो ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा के पैकेट देता है। क्या देता है, ऊर्जा के पैकेट, उसको बोलते हैं फोटॉन। ठीक है, फोटॉन, क्या बोलते हैं, फोटॉन का पैकेट। समझना इस चीज को, यानी कि जो सूरज है, हमने देखा ये सूरज है, तो ये सूरज, ये फोटॉन का एक पैकेट था, ये पैकेट, ये पैकेट, ये पैकेट, ये सभी पैकेट फोटॉन के हैं, और ये सभी पैकेट गए पृथ्वी पर, ऐसे गिर गए किसी के ऊपर। तुम ऐसे जा रहे थे, फोटॉन के पैकेट आए, तुम पर लड़ गए, तुमको बहुत तेज से धूप लगने लगी, है ना। तो ये समझ लेना, यानी कि जो सूर्य होता है ना वो अपनी ऊर्जा को एक पैकेट के रूप में भर करके देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आज से आपसे कोई पूछेगा कि सूर्य अपनी ऊर्जा को किस तरह से भर के देता है, तो आप लोग बता दोगे ना, कैसे देता है, फोटॉन के रूप में। ठीक है, फोटॉन के पैकेट होते हैं। तो आप लोग इसमें लिखेंगे कि प्रकाश, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो पौधों की वृद्धि तथा किसी स्थान की वनस्पति के विकास का निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि इस प्रकाश है, इससे क्या होता है, इससे जो पादप होते हैं और वनस्पति होती है, ठीक है, जो समुद्रों में वनस्पति वगैरह पाई जाती है, उनका क्या होता है, उनका विकास होता है। जब पादप और वनस्पति का विकास होगा, जब इनको क्या, इनको प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। ठीक है, जैसे मानव है इसको खाएगा, और मानव खाएगा तो क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा। बताइए रहेगा कि नहीं। अब समझ लेना कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य, क्या हो गया, जो सूर्य होता है ना, सूर्य से ऊर्जा फोटॉन के पैकेट के रूप में सॉरी, जो सूर्य होता है, सूर्य से ऊर्जा फोटॉन के पैकेट के रूप में देखने को मिलता है। और प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, लाइट, प्रकाश पौधों में क्या करता है। आप लोग कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे, नहीं सॉरी, कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जो प्रकाश से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो प्रकाश है वो पौधों में क्या करता है, पौधों में पहले तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करवाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करवाता है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश निकलता है तब कुछ पौधों में क्या होता है, जनन होता है। और आप कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे कि जब प्रकाश आता है तो वो फूल ना खिल जाता है, और जब तक प्रकाश नहीं आता है तब वो फूल नहीं आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया प्रकाश क्या करता है, इससे फूल आना। ठीक है, जब प्रकाश पड़ा फूल आ गया। और इससे क्या होता है, इससे पौधे का विकास होता है, पादप का विकास होता है। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश में लिखोगे कि प्रकाश पौधे की वृद्धि तथा किसी स्थान की वनस्पति के विकास का निर्धारण करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। फिर नीचे लिखो, प्रकाश का प्रमुख एवं प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। ठीक है, प्रकाश का, ये पृथ्वी पर ये जो प्रकाश आ रही है, ये जो हमारी लाइट आ रही है, इसका प्रमुख और सर्वाधिक जो स्रोत है, इसका प्रमुख और जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो लिखो, अंडरलाइन इसको लिखो कि प्रकाश का प्रमुख एवं प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, जो कि पौधों की विभिन्न क्रियात्मक क्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, पुष्पन, बीज अंकुरण आदि को प्रभावित करता है। ठीक है, फूल आना यानी कि पुष्पन, फिर हो गया बीज अंकुरण, आदि को प्रकाश क्या करता है, आदि को प्रकाश प्रभावित करता है। फिर नीचे एक स्टेप आओ, अब ऐसे सीढ़ी में वैसे नीचे उतरो, अब चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। अब फिर लिखो, चलो नीचे लिखो कि हरे पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। बताइए, जो हरा पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं, तो लिखिए कि हरे पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। फिर लिखेंगे कि हरे पौधे इसी की सहायता से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। लिख लेना, हरे पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि सूरज से वो लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और पौधे में क्या होता है, पौधे में क्लोरोफिल होता है, और इसी क्लोरोफिल और जल की उपस्थिति प्लस सूर्य की उपस्थिति में एक क्रिया होती है, और उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इंग्लिश से लिख लो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और इसी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो लिख लो कि हरे पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। फिर लिखो, हरे पौधे इसी की सहायता से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बताइए, यहां तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पौधे बदल देते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ गए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, इसका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O, यहां पर क्लोरोफिल और जल होगा। ठीक है, 6CO2 और 6H2O ही होता है। ठीक है, 6CO2 और 6H2O मिल करके एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें क्या बनता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, क्या बनता है, 6O2। ये हुआ हमारा ग्लूकोज और ये हुआ हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, तो क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या होती है कि 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड और 6 डिब्बा पानी लाया जाता है, जल लाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल और जल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का
निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस की क्रिया। अब आपको एक बात यहीं पर बताते चलें कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है। प्रकाश में लिख लेना, एनसीईआरटी लिख रखा है आपका, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है। जैसे ये है जल, तो यहां पर भी प्रकाश आएगा, यहां पर भी इसके अंदर प्रकाश चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, यहां तक क्लियर है, या इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाला मिटा दूं अब। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें प्रकाश के बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप जहां भी पढ़े हो थोड़ी थोड़ी पढ़े हो, अब यहाँ पर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 12th है और क्लास 12th के बाद आप लोग ट्रेंड होके जाकर के आगे निकलेंगे, है ना, निकलेंगे ना, अरे बिल्कुल निकलेंगे। सबसे पहले आता है फोटोफिलस प्लांट क्या होते हैं। लिख देता हूं, फोटोफिलस प्लांट। ठीक है, फोटोफिलस प्लांट को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में जो भी बोलते हैं आप लोग देख लेना, फोटोफिलस प्लांट है ना, फोटोफिलस प्लांट बोलते हैं। फोटोफिलस प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जो लाइट को प्यार करते हैं, यानी कि ये लाइट लविंग होते हैं, लाइट लवर होते हैं, यानी कि इनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्रोइंग इन स्ट्रॉन्ग लाइट, ग्रोइंग इन स्ट्रॉन्ग लाइट। ठीक है, ये देखो इतना लिख दोगे ना, बहुत प्यारा लगेगा देखने में। हिंदी से लिख लो, फोटोफिलस प्लांट क्या होते हैं कि ऐसे पौधे जिनकी वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, फोटोफिलस प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनकी वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, फोटोफिलस प्लांट कहलाते हैं। लिख देना, एक है ना, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है और 4 नंबर यहीं पे मैं क्लियर करवा करके चल रहा हूं, इसलिए 4 नंबर क्लियर करवा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास, अपनी सहेलियों के पास शेयर कर दो। ठीक है, चलो फिर आता है, एक होता है फोटोफिलस प्लांट, एक होता है स्कैटोफिलस प्लांट। ठीक है, फोटोफिलस प्लांट, फिर आता है स्कैटोफिलस प्लांट। ठीक है, स्कैटोफिलस प्लांट क्या होते हैं, अब ये लाइट लवर होते हैं, ये लाइट लवर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रोइंग इन लो लाइट। ठीक है, क्या होते हैं, ग्रोइंग इन लो लाइट। ठीक है, अब इसमें लिख लो, डिफिनीशन लिखो कि ऐसे पौधे जिनकी वृद्धि के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, स्कैटोफिलस पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्कैटोफिलस पौधे। ठीक है, और ऐसे पौधे जिनकी वृद्धि के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, स्कैटोफिलस पौधे कहलाते हैं। इसमें लिख लो कि इनकी वृद्धि के लिए छाया की जरूरत होती है। ठीक है, अगर इनको छाया भी मिल रही है तब भी ये पौधे अपना काम चला लेते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, छाया, छाया देखो, छाया एक लड़की का नाम होता था, है ना। जब मैं 11th में पढ़ता था, ठीक है, बता दूं आप लोगों से, 12th में, 12th में, हाँ 12th में ही था, 12th में पढ़ता था, तो मैं एक सर से केमिस्ट्री पढ़ता था, उधर ही एक छाया नाम की बालिका पढ़ती थी, है ना, अपन लोगों के साथ, लेकिन वो काफ़ी नटखट थी, है ना, नटखट मतलब थोड़ा सा वो उसकी प्रकृति जो भी है थोड़ा कम अच्छी थी, तो बाकी पढ़ने वगैरह में तो ठीक थी। ठीक है, जो भी है ना। देखो ये क्या होता है, अब उस समय मैं सोचता था, है ना, 12th में, क्योंकि वो ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, है ना, लड़कों से बात करती थी, कोई भी लड़का आता था उसी के साथ चली जाती थी। तो उस समय की मेंटेलिटी थी कि भाई ये लड़की कम अच्छी है ना। बाकी ठीक है, बाय नेचर जो भी है ना, ऐसा ऐसे हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते ना
कि किसी को देख करके आप मेरे चेहरे को देख करके मेरे को जज कर दो, मैं आपके चेहरे को देख करके आप नीचे जो कमेंट कर देते उस कमेंट को देख करके जज कर दूं, ये बालक ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे और बच्चियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये सारे जो नोट्स आप लोग बना रहे हो ना, ये सारे नोट्स को मुझे चाहिए, मुझे देखना है, ठीक है। और मैं कहां पर देखूंगा? इंस्टाग्राम पर, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है और वहीं पर नोट्स की फोटो भेजो। पीडीएफ कोई नहीं मांगेगा, उधर उधर बहुत लोग पीडीएफ मांगते हैं, ठीक है। चलिए अब आ गया स्केटोफिलस प्लांट। एक प्लांट और होते हैं जिसको बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म प्लांट, हिंदी में बोलते हैं दीप्त कलिता, दीप्ति कलिता। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, अच्छे से पढ़ना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। दीप्ति कलिता क्या होता है लिख लीजिए इसमें कि बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्ति कलिता आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो पुष्पन के लिए सूर्य के प्रकाश का निर्भर रहते हैं, पुष्पन खाली पुष्प के निकालने के लिए उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म प्लांट बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोटोपीरियोडिज्म प्लांट बोलते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि जो सूर्य से प्रकाश निकल रही है कैसे चल रही है, वो हमें पता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में चल रही है। आपको पता है वो कहां पर पड़ती है? वो पड़ती है पृथ्वी पर। अब आपको पता है कि इसका 30% स्थल है और 70% क्या है? जल है। अब इस जल में सोचो, इस जल में जब ये महासागर पर पड़ेगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर पड़ती है, देखो पृथ्वी पर पड़ेगी, यहाँ पे स्थल पे क्या पौधे होंगे, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे जो सूर्य से भोजन बना के, फिर इनसे द्वितीयक उपभोक्ता होगा जो इन पौधों को खाएगा। इसी तरह एक किरण आरेख महासागर में भी बनेगा, इसी तरह किरण आरेख हमारा सागर में भी बनेगा। तो सागर में क्या होता है? सागर की जैसे देखना, ये इसकी है गहराई समुद्र की, ठीक है। तो यहां पर भी आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप महासागर से, जैसे ये 10 मीटर है, ठीक है, ये आपका है 20 मीटर और और ये यहां पे है 500 मीटर से भी अधिक है, ठीक है। जब आप महासागर के नीचे एकदम चले जाओगे तो बताइए क्या यहां पर सूर्य का प्रकाश जाएगा? बताइए, नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है हल्का हल्का, बताइए यहां पर हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसलिए यहां पर कोई पेड़ पौधे है ना उगता गए, प्राथमिक उपभोक्ता पाया, और जहां प्राथमिक उपभोक्ता हुआ वहां द्वितीयक उपभोक्ता अपने कपड़े पहन के तुरंत पहुंच गया। और जब नीचे बताओ नीचे यहां पर छोटी मछली होंगी जो तैरेंगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे बड़े बड़े जीव होंगे, बताइए बड़े बड़े जीव। और यहां पर क्या होगा? यहां पर अंधेरा भी होता होगा, बताइए ना। क्या यहाँ पर पौधे उग पाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता उगेगा, और जब प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा तो ये जीव खाएगा क्या? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। ये जो नीचे जीव रहते हैं इनको बोलते हैं लिम्नोटिक जोन, इसको लिख लेना, ठीक है। एक्चुअली कट रहा होगा, एलसीडी ऑन करिए, ठीक है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, ये इस जोन को बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। और लिम्नेटिक जोन में क्या होता है? इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है। और इस जोन में कौन से संघ के जीव पाए जाते हैं? तो वो संघ टीनोफोरा के जीव पाए जाते हैं। किस संघ के? संघ टीनोफोरा। और संघ टीनोफोरा के जीव की एक विशेषता है, मैं आपको संघ 11th में पढ़ाया था, फाइलम, और उस फाइलम में उस संघ के टीनोफोरा की एक जीव की विशेषता है कि वो जीव चमकते रहते हैं, उसमें जैव प्रदीप्त की क्षमता होती है। क्या होती है? जैव प्रदीप्त की क्षमता होती है, यानी कि वो जीव चमकते रहते हैं। हाँ, लैपटॉप एक बार दिखाइए, हमें चेक करवाइए। हाँ ओके, सही है, ठीक है। जैव प्रदीप्त की क्षमता होती है, अब उसके आगे नहीं लिखूं नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। जैव प्रदीप्त की क्षमता होती है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। और यहाँ पर जो जीव रहेंगे ना वो चमकते हुए रहेंगे, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत भी होती होगी। और यहाँ पर के जो जीव रहते हैं ना अंधेरे में आंखें क्या होती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती, पुतलियां फैल जाती हैं। और जैसे देखो यहाँ पे स्टूडियो में लाइट जल रही है, ऐसे मैंने लाइट की तरफ देखा, ऐसे देखो आंख ऐसे ऐसे हो गई ना, ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे हो रही है,
कैमरे के सामने ऐसे से हो रही है और लाइट के सामने ऐसे से हो जा रही है। तो जो जीव अंधेरे में रहेगा, नीचे रहेगा सबसे जीव, तीनों पूरा संघ का जीव जो अंधेरे में रहेगा, पहले तो चमकेगा उजाला करने के लिए, उजाला करने चमकने के बाद उनकी आंखें उभड़ी उभड़ी हुई बाहर निकली हुई ऐसे होती हैं, ऐसे बैठा रहेगा, पीछे तक का सब देख लेगा है ना। वो होते हैं संघ टीनोफोरा के जीव। और इस जगह पर जो उत्पादक होते हैं ना, प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता को रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। ऊपर जाता है खाना खा लेकिन नीचे आ जाता है। इसी तरह पृथ्वी पर स्थल में होता है, पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य का प्रकाश आया, पेड़ पौधों में पड़ा, हम लोग गए इसे खा लिए, सेब ले आए खा लिए, है ना, पेड़ सेब बना दिया, सेब हम लोग खा लिए, मैंगो बना दिया खा लिए, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा, आप लोगों ने शैवाल के बारे में देखा है, ठीक है, शैवाल, शैवाल देखा है, ठीक है। शैवाल का अध्ययन कहलाता, क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। याद रखना, शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। आपने देखा है समुद्र में, जब आप समुद्र का वीडियो देखते हो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कुछ शैवाल पाई जाती हैं, वो शैवाल होती हैं लाल कलर की, लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। और आपने देखा है नदी तालाब नाला में ऊपर हरा हरा हो जाएगा, कुछ तालाब ऐसे होंगे जहां पर पूरा हरा 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 पूरे तालाब में हरा हो जाता है, तो वो होते हैं हरे शैवाल। क्या होते हैं, हरे शैवाल, ठीक है। और दूसरा क्या होते हैं, दूसरा होता है हमारा लाल शैवाल। बताओ, क्लियर है, लाल शैवाल और हरे शैवाल। लाल शैवाल, हरे शैवाल, हरा है तो हरा है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेगा, पीएस, ठीक है, पीएस की रिएक्शन करेगा कि नहीं, फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन करेगा। और इस हरे शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होगा, फिर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेगा। और ये हरे शैवाल समुद्र के ऊपरी तल पर होते हैं, ठीक है, समुद्र के या जल के ऊपरी तल पर होते हैं, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत रहती है। और देखिए, और जो लाल शैवाल होते हैं, रेड शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्लोरोफिल उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये समुद्र की निचली सतह पर होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर होते हैं, समुद्र की निचली सतह पर ये होते हैं। अब जब ये लाल शैवाल समुद्र की निचली सतह पर होंगे तो वहां पर ये क्या करेंगे, ये रसायन संश्लेषण कर फाइकोबिलिनिन नामक एक रसायन संश्लेषण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोटो संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण, तो ये अंदर करते हैं रसायन संश्लेषण। और रसायन संश्लेषण करने के लिए इनको फाइकोबिलिनिन नामक वर्णक की आवश्यकता होती है, ठीक है। याद रखना, फाइको, नीट का क्वेश्चन है, फाइकोबिलिनिन, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। फाइकोबिलिनिन नामक वर्णक की इनको आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए, रसायन संश्लेषण करने के लिए। पूरा बोर्ड सज चुका है, ठीक है। याद रखना, हरे शैवाल को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल और लाल शैवाल को रसायन संश्लेषण करने के लिए फाइकोबिलिनिन की आवश्यकता होती है। यह था आपका जल, ठीक है, यह था आपका वो सॉरी प्रकाश। जल खत्म हो चुका है, प्रकाश। अब आप एनसीईआरटी स्लाइड दिखाइए, इसकी स्लाइड थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, हाँ ओपन करिए, कॉर्नर पे लगा दीजिए। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो जल्दी करो, इसको जल्दी करो, फिर स्लाइड लगने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। देखिए, प्रकाश लिखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही खाद्य का उत्पादन करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव होती है। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपलब्धता में संभव होती है, धूप। इसलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषियों ऑटोट्रॉप्स के लिए प्रकाश का महत्व को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं आएगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, दाल चावल सब्जी रोटी, बताइए कैसे खाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जैसे देखो, तुम कह दोगे अच्छा हम तो भैया पनीर खाएंगे, है ना। अब ये बताओ
प्रकाश नहीं होगा, घास नहीं होगी, घास नहीं होगी कि भैंस चारा नहीं खाएगी, भैंस चारा नहीं खाएगी, दूध नहीं देगी, जब दूध नहीं मिलेगा तो पनीर कैसे बनेगा? सोचो भैया, दिमाग को बड़ा कर ले, है ना, दिमाग को बड़ा करके सोचो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्लाइड को पढ़ लेने, इसमें कोई खास नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें यही बताया जा रहा है कि पौधों को प्रकाश की जरूरत होती है, और फिर बताया जा रहा है पौधों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाया पर भी वो कर लेते हैं, दीप्तकलिक पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग पढ़िए, इसको देख लीजिए कि दीप्तकलिक वगैरह ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। जहां पे अंडरलाइन है आप वहां से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान के निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, प्रकाश आएगा, ठीक है, वहां पर तापमान भी होगा। ठीक है, उनका जो क्या होगा, उनका जो संबंध होगा वो संबंधित है, एक दोनों से कॉम्बिनेशन है उन लोगों का। ठीक है, लिखिए, लेकिन महासागरों की गहराई 500 से अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय होता है। 500 से अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय होता है, वहां पर अंधेरा होता है। ठीक है, और वहां रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का भी कोई स्रोत है, सॉरी, यानी कि संघ टीनोफोरा के जीवों को यह भी नहीं पता है कि सूर्य ऊर्जा करके कोई खगोलीय स्रोत है यहाँ पृथ्वी पे, मतलब मंडल पे, अंतरिक्ष पे। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो फिर आगे लिखा गया, जब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, जब अंदर तक प्रकाश नहीं जा रहा था 500 मीटर, तो उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमने आपको बताया कि सूर्य कैसे चलता है, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती कैसे चलती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में। तो आगे देखो लिखा हुआ साफ से कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का स्रोत भी है, तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है वो स्पेक्ट्रम के रूप में चलती है, और उसी के स्पेक्ट्रमी चलने की गुणवत्ता ही बहुत ज्यादा उसके महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे है, सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, पराबैंगनी घटक जो होती है, जैसे विबग्योर होता है, जो विबग्योर बहुत से जीवों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन कुछ जीवों के लिए लाभदायक होता है। जबकि महासागरों में भिन्न भिन्न गहराई में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी घटक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो समुद्र के अंदर पौधे होते हैं वो सब कैसे चलते हैं, वो भी सूर्य का प्रकाश से ही खाना बनाते हैं ना, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से नहीं, वो सूर्य के जो प्रकाश में जो स्पेक्ट्रम होता है उससे वो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से किन की गंभीरता जल से मिलने की संभावना और क्यों? ठीक है, जल से मिलने की संभावना इनकी क्या, मैंने बता दिया कि जो हरे शैवाल थे, मैंने आपको क्या बताया? ठीक है, मैंने आपको यहां पर क्या बताया, तो मैंने आपको यहां पर साफ से बता दिया है बच्चे कि जो हरे शैवाल हैं वो पृथ्वी पर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और जो लाल शैवाल हैं वो समुद्र तल के निचली सतह पर पाए जाते हैं, है ना? यही तो था कि और कुछ था इसमें, और मैं आपको कोई अलग से बता दूं। आप लोग इसके पहले आप लोग लेक्चर में समझ चुके कि पृथ्वी पर कैसे जीव होते हैं, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता किस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, एक पारितंत्र बनाते हैं, खाद्य जाल बनाता है, खाद्य श्रृंखला बनाता है, सारी चीजों के बारे में आप समझ चुके हैं ना। अभी पारितंत्र में हम लोग खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब टाइम भी बहुत हो रहा है, और जो मृदा है ना, मृदा को हम अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो चलो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं भी काफी थक चुका हूं, जाऊं मैं भी कुछ काम कर लेता हूं अब। ठीक है, तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, वीडियो को लाइक कर देना तुरंत। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर से जरूर मैसेज करिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।